गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे बच्चा लोग, क्या हाल चाल है हमारे प्यारे एमियंस का। उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया, शानदार, स्वस्थ, हर्ष पुष्ट और मस्त हो गए यार। तो भाई बोर्ड आने वाले हैं, बोर्ड नजदीक है और आपकी प्रिपरेशन भी यार उसी के अकॉर्डिंगली बहुत ईमानदार, बहुत ही कंसिस्टेंट एंड बहुत ही डिसिप्लिन चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो अभी भी वक्त है, अपने आप को कंसिस्टेंट कर लो, अपने आप को डिसिप्लिन कर लो और सबसे जरूरी अपने आप को ईमानदार कर लो। भाई ये तीन जो आपके पास कैरेक्टर्स है ना, इनको अगर आपने पकड़ लिया, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और ईमानदारी को, आपको कोई कभी जिंदगी में नहीं हरा सकता। ये बोर्ड एग्जाम तो चीज ही क्या है। तो बस आपको डेडिकेशन के साथ इन तीनों चीजों को पकड़ के रखना है और हम लोग आपका साथ निरंतर देते रहेंगे, अंत तक आपके साथ खड़े रहेंगे, अंत तक आपको गाइड करते रहेंगे और अंत तक आपको आपके ड्रीम मार्क्स तक पहुंचाने के लिए मेहनत करते रहेंगे। अब बच्चे यहां पर आज जो हम लोग मिल रहे हैं वो आपने देखा ही है कि हर एक सब्जेक्ट के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, जैसे टॉप 30 क्वेश्चन जो हैं वो हम कवर कर रहे हैं। हालांकि 30 क्वेश्चन ये सिलेक्ट करने बड़े डिफिकल्ट टास्क था कि कौन से 30 क्वेश्चन सिलेक्ट करें, बट स्टिल मैंने कोशिश करी है कि जितने भी मेरे पास बच्चों ने प्री बोर्ड शेयर करें या पीछे हमारे जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस थे, तो उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कॉमनली बच्चों की तरह पास देखने को मिलते हैं एग्जाम में, वो यहां रखें। बट आई विल ट्राई कि मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए और लेकर आऊं। मैं इसलिए यहां प्रॉमिस कर देता हूं ताकि वो मुझे बनानी ही हो, और क्योंकि कमिटमेंट कर दिए तो भाई हम कॉमर्स वाले हैं, कंप्लीट तो करके ही रहेंगे, कि मैं आपको एक एनालिसिस दूंगा हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज कि किस टॉपिक में से क्या क्या करना आपको जरूरी है। तो ये वीडियो भी बहुत जल्दी मैं बनाऊंगा और नए साल में कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसको अपलोड कर दूं। नए साल मतलब यार अभी कुछ दिनों बाद, आज 28 हो गई है, फिर 29, 30, 31, 3 दिन बाद नया साल शुरू। क्यों टेंशन लेते हो? तो फर्स्ट वीक में आपके पास वो वीडियो में बना के भेजूंगा कि जिसमें हर एक चैप्टर से मैं टॉपिक वाइज एनालिसिस आपको दूंगा। ठीक है, कि आपको ये करना है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं, इस क्वेश्चन के अंदर ये स्पेशल बात थी, ये बोर्ड में आने के लायक है, वो सारी बातें हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है, और आपके लिए बहुत तगड़ी लेवल पर, बहुत ही कहते हैं कि उम्दा लेवल पर आपकी रिवीजन सीरीज की भी तैयारी चल रही है। तो उसके लिए भी बहुत जल्दी आपको सरप्राइज मिलने वाला है। बस हम आप तो आपके लिए एफर्ट लगा ही रहे हैं दिन रात, आपको भी उतनी ही ईमानदारी और डिसिप्लिन वे से उतने एफर्ट्स लगाने हैं। उतने क्या, उससे ज्यादा लगाओ यार। जब मेहनत कर ही रहे हैं तो इस तरह से करें ना कि 100 नंबर का टारगेट बहुत ही पास लगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्विकली हम लोग करेंगे, मैं चाहता नहीं कि आपका ज्यादा टाइम इस वीडियो में जाए। क्वेश्चंस हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, वन शॉट्स में भी हम लोग कवर कर चुके हैं। जो वन शॉट्स के चैप्टर अभी रह गए हैं वो भी बेटा इस जो कमिंग मंथ है उसमें सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसकी चिंता आप मत करना। अब हमारे पास क्या है कि सर क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा क्योंकि हमने रिवीजन सेशन में, वन शॉट में बहुत जगह पर ये सारी बातें करी हुई हैं। तो सीधा क्वेश्चंस पे बातें हम लोग। 3 मॉड्यूलो 4, तो हमारे पास कांग्रेस मॉड्यूलो की प्रॉपर्टी के बेस पर क्वेश्चन है। तो हमने देखा कि 3 की पावर ऐसी कौन सी है जो हमारे पास 4 से डिवाइड होने पर एक इजी नंबर दे, इजी नंबर 1 - 1 इस तरह से। तो 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 है, कि जब मैं 9 का मॉड्यूलो करता हूं 4 के साथ, मतलब जब मैं 9 को डिवाइड करता हूं 4 के पास, तो जो मेरा रिमाइंडर है ना, वो कितना बचता है मेरे पास 1। जब मैं 9 को डिवाइड करा 4 से तो मेरे पास जो रिमाइंडर है 1 बचता है, इजी नंबर बचता है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो मेरा 3 का स्क्वायर है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 मॉड्यूलो 4 के, है ना, क्योंकि अगर मैं इसको उधर भेजूंगा तो 8 आएगा, वो 4 के टेबल से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हमारे पास पावर 16 तक पहुंचना है, तो हमने पावर क्या करा, 8 बोथ साइड करी। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट हमने यहां पर यूज करी कि अगर 9 और 1 आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी जो पावर्स है, नेचुरल पावर्स, वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। तो ये हमारा 3 की पावर 16 बन गया और ये हमारा 1 मॉड्यूलो 4 बन गया। और 1 मॉड्यूलो 4 कितना होता है, 1 होता है। तो अपना आंसर ऑप्शन सी आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। करेक्ट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 12 and 2। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिए तो मीन यानी कि एनपी है ना, वो कितना दे रखा है हमारे को 12, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है। आप लोग बहुत बार गलती कर जाते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देते हो। आप लिखते क्या हो कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एनपीक्यू है। नहीं भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू, वेरिएंस इज एनपीक्यू। तो उस चीज का ध्यान रखना है। और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है यहां पर 2, आपसे वैल्यू पूछी है पी की कि पी कितना आएगा। नो प्रॉब्लम, सबसे पहले यहां पर बेटा हमने स्क्वेयरिंग करी,
तो NPQ आ गया है मेरे पास 4, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। अब जो NP की वैल्यू है हमारे पास 12, वो हमने यहां पर पुट कर दी, तो 12Q आ गया 4, Q आ गया 4/12 यानी कि 1/3, और P क्या होगा हमेशा 1 माइनस Q, क्योंकि P प्लस Q इज ऑलवेज इक्वल टू 1, बर्नौली ट्रायल में हमने पढ़ा हुआ है। सो 1 माइनस 1/3, तो P की वैल्यू आ गई अपने पास 2/3, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कह रहा सर्टेन टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 12 मिनट्स। तो पाइप ए जो है वो एक इनलेट पाइप है, क्योंकि वो टैंक को फिल कर रहा है। तो हमारे पास टी ए दे रखा है 12 मिनट्स, यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है बेटा आपको एग्जाम में। पाइप बी कैन एम्प्टी द टैंक, जो बी है वो टैंक को एम्प्टी कर रहा है, तो यानी ये हमारे पास एक आउटलेट पाइप है। तो और टी बी की जो अकेला पाइप बी है वो कितनी देर में टैंक को खाली कर देता है, तो वो हमारे को दे रखा है 18 मिनट, वो अपने को दे रखा है 18 मिनट। बोथ द पाइप्स आर ओपन देन द टाइम इट टेक्स टू फिल द टैंक, तो यानी मुझे टी ए बी निकालना है। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि 1/TAB इज इक्वल टू 1/TA माइनस 1/TB। तो 1/TA का मतलब 1/12 माइनस 1/18। एलसीएम के लिए आपको निंजा ट्रिक सिखा रखी है, डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6 3 जा, तो यानी कि 1/TAB आ गया 1/12 36, तो दैट मीन्स TAB कितना आ गया हमारे पास 36 मिनट्स। तो आंसर आ गया 36 मिनट। ठीक है, अब बच्चों का एक डाउट ये आता है कि सर जब हम लोग एग्जाम में एमसीक्यू करेंगे तो हमें क्या पूरा सॉल्व करना है, या देखो मुझे तो अभी आपको एक्सप्लेन करना है तो पूरा सॉल्व करना है, बट आप भी कुछ ना कुछ वर्किंग दिखाओगे, बट आपको ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहां से शुरू हो सकते हो, इतना पार्ट आप दिखा सकते हो, बट कुछ ना कुछ शो जरूर करके आना है। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक एमसीक्यू, हाँ कोई थ्योरेटिकल एमसीक्यू है तो उसमें भी चाहे फॉर्मूला ही लिख देना या थ्योरी से रिलेटेड जो भी बात है वो ही लिख देना, पर लिखना जरूर। कह क्या सैंपल ऑफ 60 बल्ब इज टेकन एट रैंडम फॉर द पर्पस ऑफ टी टेस्ट। ठीक है, ये अपना इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया। ऑफ सिग्निफिकेंस देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे बेटा सिलेबस में अब सिर्फ 1 सैंपल टेस्ट ही मेंशन्ड है, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है 1 सैंपल टेस्ट के लिए n-1। n क्या होता है नंबर ऑफ सैंपल्स, तो 60 - 1 कितना आ गया है 59, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कह रहा कि फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस by, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर दिस दिस दिस। द कंडीशन ऑफ a and b सच दैट द मैक्सिमम z occurs at है ना, पता लगा ऑकर्स बोल दिया, दिव्या मैम डांट देगी क्या कर रहे हो सर, बच्चे को कैसे कैसे बोलना सिखा रहे हो। अरे अक्कर होवे है, कोई बात नहीं, जो भी होवे है होने दो। 30 30 0 40, मतलब इन दो कॉर्नर पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो अगर मेरे को दो कॉर्नर पॉइंट पर ऑप्टिमाइज वैल्यू मिल रही है तो इट मींस कि मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि अपन क्या लिखते हैं कि z इज ऑप्टिमाइज, अगर मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमाइज, मिनिमाइज है तो मिनिमाइज, तो z इज ऑप्टिमाइज एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दोस पॉइंट, तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बट यहां पर क्या कह रहा है कि जो दोनों कॉर्नर पॉइंट है, ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स भी हो सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूं, बट सब पर जो z की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। हाँ, सॉल्यूशन अलग अलग पॉइंट पर मिल रहा है, बट जो ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू है वो सबकी सेम ही आएगी, यानी z जो है वो सबके लिए सेम ही रहेगा, तभी तो सारे इन अलग अलग पॉइंट्स को हम सॉल्यूशन मान रहे हैं, क्योंकि वो z की सेम वैल्यू दे रहा है। तो यानी कि z जो भी आ रहा है एट 30,30 वो सेम होगा किसके, z एट 0,40 के। बात तो सही है। तो z एट 30 का मतलब x की जगह पर 30 पुट करा, y की जगह पर 30 पुट करा, इसका मतलब x की जगह पर 0 पुट करा और y की जगह पर 0 पुट करा, y की जगह 40 पुट करा, तो ये बन गया 30a इज इक्वल टू में 40b माइनस 30b। तो 30a इक्वल आ गया 10b के, तो 3a इज इक्वल टू b, ये मेरे पास रिलेशन आ गया। तो b माइनस 3a इक्वल टू 0, हाँ यही बात बन जाएगी कि अगर मैं इसको उधर भेज दूं तो 0 इज इक्वल टू में
b माइनस 3a, तो b माइनस 3a इक्वल टू 0, यानी b इक्वल टू 3a, तो पहला ही हमारा आंसर करेक्ट हो गया। कह रहे कि द रेशियो इन विच मस्ट वाटर बी मिक्स विद मिल्क टू गेन इतना परसेंट ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। हमने बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस करे हुए हैं। तो यहां पर एक हमारे पास वाटर है और एक मिल्क है। ऑब्वियस सी बात है, वाटर का जो भी प्राइस होगा वो अपना चीपर गुड बनेगा, क्योंकि वो जीरो है, पानी तो फ्री में मिल रहा है। अब दूध वाले भैया पानी मिक्स कर रहे हैं दूध में, बट पानी कौन सा हमें क्या पता। हमारे लिए थोड़ा ना वो बिस्लेरी वाटर खरीदेंगे 20 रुपए लीटर वाला, नहीं नहीं, हम ईमानदार चोर हैं। हम चोरी तो करेंगे बट क्वालिटी वाला कंपोनेंट डाल के देंगे। ये थोड़ी ना कि जो टंकी का पानी है वही निकाल के दे दिया, पता चले टंकी में स्विमिंग पूल बना हुआ है छिपकलियों का, है भाई। और मिल्क की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो अपने ने रुपीज एक्स्ट्रा दी। अब क्या कह रहा है कि भैया दूध के अंदर पानी मिक्स करा गया और एक मिक्सचर तैयार किया गया। अब मिक्सचर की क्या कॉस्ट पड़ी अपने को नहीं पता, अपने को नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि जब दूध बेचा उसने तो जो सेलिंग प्राइस था वो किसके बराबर था, एट कॉस्ट प्राइस। मतलब जितने में उसने दूध खरीदा था उतने में ही उसने दूध बेच दिया, बट दूध वाले को दूध कम का पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसने उसमें पानी मिला दिया। अगर 1 लीटर 100 रुपए का खरीदा था, अब उसमें उसने 200 ml पानी मिला दिया, तो मतलब 20 रुपए का दूध उसने बचा लिया। ऐसे ही वो 1-1 लीटर में से 20 रुपए बचाता जाएगा, फिर एक दिन पैसा ही पैसा होगा। उसकी भी बंगले होंगे, उसकी भी गाड़ियां होंगी, वो भी इन्फ्लुएंसर बनेगा और इन्वेस्ट करेगा लोगों को कि बिस्लेरी वाटर है। अब वो सेलिंग प्राइस कैसे बना है कि जो भी उसने मिक्सचर की कॉस्ट रखी थी, जब उसने उतना परसेंट प्रॉफिट जोड़ा, प्रॉफिट किसका, जो मिक्सचर का उसने प्राइस रखा था, है ना। उसने क्या करा कि दूध में पानी मिला के एक प्राइस डिटरमाइन करा। उसने बोला कि इस प्राइस पर जब मैं इतना प्रॉफिट जोड़ूंगा तो मैं इसको ओरिजिनल कॉस्ट पर बेच पाऊंगा। तो यहां से मैंने पहले m कॉमन लिया, 16 × 48 दूनी 50, तो 50/3 बेटा परसेंट है ऑफ m। तो कैलकुलेशन ध्यान से, इसलिए क्वेश्चन दिया है, परसेंटेज हटाऊंगा तो बेटा ये 300 हो जाएगा। सॉरी, m कॉमन ले चुके हैं तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। 51 जा 56 जा, तो m आ गया एलसीएम लेने के बाद m × 7/6 इज इक्वल टू x, तो m आ गया है 6/x, 6x/7। अब ये अपने आप में 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बट एक प्री बोर्ड में इसको और केवी के सैंपल पेपर में भी इसको एमसीक्यू में दे रखा है, तो भाई करना तो पड़ेगा। तो अब मैंने रेशियो निकाल दिया कि जो चीपर गुड है और जो डीरर गुड है उसका रेशियो क्या आएगा। फॉर्मूला हमें पता है d माइनस m अपॉन m माइनस सी, तो x माइनस 6x/7 अपॉन में 6x/7 माइनस 0, तो यह आ जाएगा x/7, यह आ गया 6x/7। तो यानी मेरे पास चीपर और डीलर का रेशियो 1:6 है। तो यानी कि मेरे पास वाटर और मिल्क का रेशियो जो है वो 1:6 है। हमसे पूछा क्या है, द रेशियो इन विच मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क, तो वाटर और मिल्क का रेशियो ही पूछा है, तो आंसर 1:6। तो कई बार इसमें वो लैंग्वेज घुमा देता है, हम इग्नोर कर जाते हैं, वो मिल्क विद वाटर लिख देता है। तो हम लोग निकालते फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले चीपर फिर डीलर, तो यानी हमारे पास वाटर और मिल्क का निकलेगा। बट अगर उसने क्वेश्चन में लैंग्वेज में खेल के मिल्क और वाटर पूछ लिया होगा तो आप फंस जाएंगे, तो उसका ध्यान रखना। कह रहा कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी, परपेचुटी का क्वेश्चन है, ऑफ ₹900, तो यानी रेगुलर पेमेंट ₹900 की है, पेबल एट द बिगिनिंग है, तो यानी कि टाइप 2 परपेचुटी है, ऑफ ईच ईयर इफ मनी इज वर्थ, कंपाउंडिंग नहीं है, मतलब एनुअली है तो कंपाउंडिंग साल में एक बार वाली है, यानी नहीं है। तो यहां से आई आ गया 0.05। अब क्योंकि टाइप 2 परपेचुटी है तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हो गया R + R/I, वैल्यूज डाल दी 900 + 900 अपॉन में ये 5/100 आ जाएगा, ये ऊपर भेज दो, ये इसको 5 1 जा 5 20 जा, तो इंटू 20 कर दिया, तो ये आ गया 900 प्लस में 9 दूनी 18 और 3 0, तो यानी प्राइसिंग आ गई 18,000 रुपए 900, तो 18,900 रुपए, तो यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है,
कह रहा प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन एंड डिप्रेशन। पहले भैया ऊपर बढ़ा प्राइस, याद करो शेयर मार्केट, प्राइस ऊपर बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर और नीचे चला गया, फिर कल को फिर ऊपर उठेगा। तो एक ये साइक्लिक ट्रेंड बनता है, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा है और रिपीटिशन देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास साइक्लिकल ट्रेंड के लक्षण है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू रूट एक्स, एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। तो एरिया अंडर द कर्व, बट एमसीक्यू की फॉर्म में है ना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, y इक्वल टू रूट एक्स सिर्फ ये वाला होता है, नीचे वाला नहीं। y इक्वल टू रूट एक्स सिर्फ ये वाला होता है। y इक्वल टू अगर प्लस माइनस रूट एक्स होता तो हमारे पास पूरा आता है, फिर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स होता तो पूरा आता। बट y इक्वल टू रूट एक्स याद रखो सिर्फ ये वाला होता है ना, पॉजिटिव रूट एक्स है, क्योंकि रूट 4 प्लस माइनस 2 नहीं होता, रूट 4 तो सिर्फ 2 ही होता है। वो प्लस माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स की वजह से आता था। अंडर रूट 4 पहले भी और आज भी हमेशा 2 ही होता है, प्लस माइनस 2 नहीं होता है। तो जो भी आपको एक बताएगा प्लस माइनस 2 नहीं भाई। हाँ, जब आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, जैसे अगर एक्स स्क्वायर, जैसे अगर मैं बोलूं कि रूट 4 क्या है, तो रूट 4 2 है। बट अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक्स प्लस माइनस में आपके पास रूट 4 आएगा, तो x प्लस माइनस में रूट अपना 2 होगा। ये जो प्लस माइनस इसकी वजह से नहीं आता रूट की वजह से, वो एक्स स्क्वायर की वजह से आता है कि इसके 2 रूट्स है। और क्योंकि यहां पर हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म है, एक्स का जो टर्म है वो 0 है, तो हमेशा हमारे पास जो रूट्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। ये प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रेटिक के अंदर। तो हमारे पास सिर्फ ये वाला है बेटा, और x इक्वल टू 1 ये हो गई, और ये हमने ले लिया x इक्वल टू 4। तो हमारे को ये वाला एरिया निकालना है। सिंपल है, एरिया का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन शुरू कहां से हुआ, 1 से खत्म कहां हुआ, 4 पर। पॉइंट्स हमने x एक्सिस के लिए, तो लिखते क्या है y dx। हमने बहुत अच्छे से क्लास में कंसेप्ट समझे हुए हैं इसके, और वन शॉट में भी। y कितना है, रूट x। बताओ इससे आसान क्वेश्चन कहां मिलेगा मेरे भाई। तो रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2। अब बीच बीच में मैं यहां पर भी आपको कुछ कुछ होमवर्क दूंगा भाई, अपनी आदत है होमवर्क देने की, आपसे करवाने की, तो वो करेंगे, क्योंकि मैथ्स पढ़ने से नहीं, मैथ्स करने से होता है। तो 2/3 बाहर, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। एनीथिंग रेस टू दी पावर 3/2 कितना आता है, अगर x की पावर 3/2 है तो वो x रूट x होगा। तो ये 2/3, ये बन गया 4 रूट 4, और ये तो 1 ही आ जाएगा। रूट 4 इज 2, 8 माइनस 1 7, तो आंसर आ जाएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। अगर सब्जेक्टिव है तो स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिख के आना, क्योंकि क्वांटिटी है, एरिया है। क्या द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन बाय दिस। तो डिमांड फंक्शन दे रखा है 4 प्लस एक्स, यानी कि dx दे रखा है 4 प्लस एक्स। द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन द मार्केट सेल 20 यूनिट्स ऑफ गुड। तो यानी कि हमारे को इक्विलिब्रियम यूनिट दे रखी है 12, तो इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाएगा मुझे 4 प्लस 12 यानी कि 16। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन इस बार देखने के 100% चांसेस मुझे लग रहे हैं, मेरा प्रेडिक्शन है। देखते हैं सच होता है या नहीं, वो बोर्ड में पता लग जाएगा। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है x नॉट माइनस पी नॉट, है ना। हमारे पास अगर ये प्रोड्यूसर सरप्लस हमें फाइंड आउट करना है, तो बेटा ये हमारे पास डिमांड फंक्शन ही बोला जाएगा, इसको तो हम लोग सप्लाई फंक्शन बोलेंगे। क्योंकि सप्लाई फंक्शन बोलो या डिमांड फंक्शन बोलो, वो रहना तो रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड वही है, क्योंकि हमारे पास डिमांड फंक्शन पर कंज्यूमर सरप्लस निकलता है जनरली। तो 0 से x नॉट ये हमारे पास, तो यहां से पहले हमारे को दे रखा है सप्लाई फंक्शन, तो सीधा वैल्यूज पुट करनी है। तो यह जगह 12 इंटू 16 माइनस 0 से 12, 4 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन। तो 12 इंटू 16 में 192 होता है, एक बार फिर भी चेक कर लेता हूं। हाँ जी 192 ही होता है, माइनस में 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये 0 से 12। पहले अपर लिमिट पुट करी, 12 चौक 48, 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट पुट करेंगे वो तो 0 ही आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा 192 माइनस में ये हो जाएगा 2 7 2 2 जा,
तो 48 प्लस में 72, ये आ गया 120, तो ये आ गया अपने पास 72। तो आंसर इज 72। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में यार हमारे पास सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, तो उसके लिए पहले x वाला उधर लेके गए, x वाला उधर जाएगा तो माइनस y log y dx आ जाएगा, माइनस से माइनस चला गया। सेपरेट कर रहे हैं तो सारे y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, तो 1/y log y dy इज इक्वल टू में 1/x dx आ गया। फिर क्या करते हैं सेपरेट करने के बाद, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। और यहां पर ये परेशान नहीं होना है सर एमसीक्यू में भी बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई ये सीयूईटी थोड़ा ना है कि एक क्वेश्चन करने के लिए ऑन एवरेज आपको 72 सेकंड या अराउंड 1 मिनट मिल रहा है। भाई ये बोर्ड है, आराम से 2-3 मिनट लगा सकते हो और उतने के ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। वो सीयूईटी में समझ में आता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और ऐसे लिखते ही आपको इसका इंटीग्रेशन भी समझ में आ गया होगा कि सर ने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो लॉग मॉड डिनोमिनेटर और ये लॉग मॉड एक्स। जब लेफ्ट हैंड साइड पर भी लॉग हो, राइट हैंड साइड पर भी इंटीग्रेशन करने के बाद लॉग आता है, तो हम कांस्टेंट को भी आपको याद होगा कैसे लिखते हैं, लॉग सी की तरह लिखते हैं। तो ये लॉग मॉड लॉग वाई कितना आ गया मेरे पास, यहां पर बेटा प्रॉपर्टी लग गई लॉग ए प्लस लॉग बी की। अब ये वाले लॉग से लॉग हट जाएगा, तो लॉग वाई इक्वल टू मॉड सी एक्स, तो y इक्वल टू, ये गलत, ये आंसर सही आ रहा है, ठीक है। कि द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, तो x आ गया है 15 एंड रेट ऑफ करंट यानी y दे रखा है 3। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम हमसे पूछ लिया है। डिस्टेंस चाहे अपस्ट्रीम हो चाहे डाउनस्ट्रीम हो, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, स्पीड इंटू टाइम। तो अगर डाउनस्ट्रीम की बात हो रही है तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इंटू स्पीड ऑफ इंटू में टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। मेरे पास स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम आ जाएगी x प्लस वाई, यूनिट का ध्यान रखना ये भी किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में, और टाइम पर दे रखा है मुझे 12 मिनट। यहां प्रॉब्लम है और बच्चा सिर्फ 12 लिख के फटाफट से सॉल्व करके आ जाएगा, तो पहले इस 12 मिनट को मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि मुझे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो यह आ जाएगा 1/5 आवर्स। तो टाइम में मैं लिख दूंगा 1/5 ताकि डिस्टेंस मेरे पास किलोमीटर में आए, वरना यूनिट गड़बड़, आंसर गलत। तो x है अपने पास 15, y है 3, ये आ जाएगा 1/5, तो ये हो गया 18/5, तो हो जाएगा 5 3 कितना, 5 3 15, बचा कितना 3, 30 हो गया, 5 6 तो 3.6 किलोमीटर मेरा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी। फॉर द गिवन 5 वैल्यूज द 3 इयर्स मूविंग एवरेज। यार देखो टाइम बेस्ड डेटा में हमारे पास या मेथड ऑफ मूविंग एवरेज या मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो भैया वो तो अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। कटु शब्द लगेंगे बट हो बेवकूफ अगर तुम उसमें गलती करके आओगे तो, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा भाई। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज पूछा है तो 3-3 का पेयर बनाओ। तो पहला का क्या बनेगा, 35 प्लस 70 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, मैं यहां पर अभी फटाफट करने के लिए कैलकुलेटर का सहारा ले रहा हूं। आपको तो एग्जाम में बिना कैलकुलेटर के बहुत कुछ करना है मेरे भाई, जीवन इज कठु। तो ये आ गया 47, तो यानी 2 ऑप्शन मेरे पास अपने आप रिजेक्ट हो गए, है ना। अब देखो यहां पर 47, 53, 55, अब हमारे पास हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलना चाहिए, बट चलो फिर भी देख लेते हैं, कई बार डाटा ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो इसमें ये श्योरिटी मत लेके रखना हमेशा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलेगा, क्योंकि सेल्स अप डाउन हो सकती है, तो उसका ध्यान रखना है। तो 70 प्लस 36 प्लस 59 डिवाइड बाय 3, ये आ गया 55। तो चलो काम खत्म, ये रिजेक्ट, ये मेरा आंसर है। जनरली बच्चा यहां पर फंसता कैसे कि आसान क्वेश्चन में गलती करके कि सर ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए ना, तो ये गलत हो गया भाई। वो तो सेल्स के ऊपर, अगर मैं मान लो कि ये सेल्स है हमारे पास,
तो ये तो सेल के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस ईयर सेल ज्यादा है या कम है। अगर सेल बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगा, बट अगर सेल डिप डाउन होके फिर उठ रही है तो ये भैया ऊपर फिर नीचे हो सकता है। तो इसलिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना, इमोशनल होकर फटाफट से बेवकूफ मत बन जाना। कंसीडरिंग द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, तो हमारे को नल हाइपोथेसिस दे रखा है कि जो मीन है वो लेस देन इक्वल टू में 25 है, वन टेल है, और जो अल्टरनेटर की मीन जो है वो ग्रेटर देन 25 है। अ सैंपल ऑफ 40, तो n 40 है, प्रोवाइडेड अ सैंपल मीन ऑफ 26.4, तो x बार मुझे दे रखा है 26.4, देन द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज, अच्छा t की वैल्यू पूछिए सिर्फ हमसे, तो x बार माइनस म्यू अपॉन में s बाय, हमारे को सैंपल मीन दे रखा ही, वो तो दे ही नहीं रखा, स्टैंडर्ड डिवीजन दे ही नहीं रखा हमारे को, हमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट है भाई ये। सैंपल मीन है हमारे पास, बट हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी है। ये तो क्वेश्चन ही जिस पेपर में आया था, मेरे केवी के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये। तो सैंपल ऑफ 40, चलो मैं आपको समझा देता हूं। अब यहां पर अगर सैंपल हमारे को दे रखा होगा तो हमारे पास अंडर रूट n माइनस वाला निकालना है। अगर हमारे को इंडिविजुअल वैल्यूज दे रखी है या पॉपुलेशन का हमारे को वेरिएंस दे रखा है या पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है तो अंडर रूट n वाला, ठीक है। तो यहां पर यार ये x बार तो 26.5 आ गया, ठीक है, सॉरी 26.4 आ गया, माइनस में मीन हमारे पास 25 है और s अपने को बताया नहीं है, तो अंडर रूट में ये 39 हो गया 40 माइनस 1। अब ये तो समझ में आ गया कि नेगेटिव नहीं होगा, कि पॉजिटिव आएगा। अब 1.48 आएगा या 4.18 आएगा, ये s की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको भी अपन यहीं पर छोड़ देते हैं। बट हाँ, कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिया है कि आपको ये जरूर करना है ना। ये केवी के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो वहां पर हो सकता है कि उसमें करेक्शन हो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस लेवल इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो जो सिग्निफिकेंस लेवल है, एक तो कॉन्फिडेंस होता है हमारे पास लेवल और एक सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल हमारे पास क्या कहता है कि वो प्रोबेबिलिटी बताता है कि रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जबकि वो क्या है हमारे पास सही था। तो ये होता है हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल, है ना। एक होता है अपने पास कॉन्फिडेंस लेवल, वो जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो अल्फा है, तो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या होता है 1 माइनस अल्फा। और हम इसी पे ही खेलते हैं कि भाई जैसे हमने बोला कि एक एंकर है जिसने क्या करा कि इलेक्शन पोल के लिए सर्वे कराया और उसके बेसिस पर जितने भी उसने सैंपल लिए होंगे, जितने भी लोगों से पूछा होगा, उसके उसमें बोला कि भैया कि हमारे प्रेडिक्शन है कि 95% चांस है कि इस कैंडिडेट को इतने वोट्स मिलेंगे। तो यानी 95% क्या है उसका, 95% क्या है हमारे पास कि उसकी बात सही ही होगी। बट हमारे पास जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, हमारे पास 95% है, बट सिग्निफिकेंस लेवल हमारे पास क्या है उसका 5%। तो अल्फा यहां पर हमारे पास 5% हो जाएगा और जो हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल है वो 95% होगा। तो 5% क्या है कि हमारे पास कि जो नल हाइपोथेसिस है कि वो कैंडिडेट जीतेगा, उसको रिजेक्ट होने के चांस, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि 1/x प्लस x log x dx, तो x कॉमन आ गया और ये करते ही बहुत सारे बच्चे के दिमाग में एक चीज आ जाएगी कि अरे सर ये तो आपके वाली ट्रिक बन गई कि जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बैठा है ऊपर, जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बैठा है ऊपर तो इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड डिनोमिनेटर और प्लस सी तो आना ही आना है, तो लॉग मॉड 1 प्लस लॉग एक्स, है ना, उसमें बस प्लस सी भी होना चाहिए था। यहां पर कई बार ऑप्शन ऐसी दे देता है आपको कि आप फंस जाते हो, तो वहां पे थोड़ा सा समझदारी से काम ले लेना कि फंक्शन आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस में 12x, कह रहे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। पहले एक बार रीजन भी पढ़ ले, क्या पता रीजन ही गलत हो जाए तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। फॉर अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डेक्स ग्रेटर देन 0, तो भैया रीजन तो सही है, रीजन तो सही है, तो ये ऑप्शन सी तो गलत हो गया। अब वो करेक्ट रीजन है
या नहीं, ये देखना पड़ेगा हमारे को। तो उसके लिए पहले मैंने एफ डैश एक्स निकाला, तो ये आ गया 3x² माइनस में 12। फिर फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमने क्या बोला हुआ है कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यानी कि 3 कॉमन लेके x² माइनस 4 ग्रेटर देन 0, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। लीनियर फैक्टर्स बन गए, x की कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो वे भी कर्व लगाते हैं, एक आ जाएगा, इधर तो माइनस इंफिनिटी इधर प्लस इंफिनिटी, इसके लिए 2 इसके लिए -2, जो छोटा है वो पहले, जो बड़ा है वो बाद में। अब यहां पर कोई वैल्यू पुट करूंगा 3 तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग किस किस में आ गया, माइनस इंफिनिटी से 2 में और 2 से इंफिनिटी में। तो यानी कि रीजन भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5% एंड द इन्फ्लेशन इज 2%, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। देन द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.5%। सही बात है भैया, इफेक्टिव रेट क्या पड़ेगा, जो नॉमिनल है माइनस में इन्फ्लेशन, क्योंकि यार इन्फ्लेशन को जब मैं बीट करूंगा तभी मेरे को एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। तो अगर मुझे क्लेम करा गया है 12.5% का रिटर्न, बट महंगाई उसमें 2% बढ़ गई है, तो मेरे हाथ में तो सिर्फ कितना आएगा, 10.5% का इंटरेस्ट आएगा ना भाई। अगर मान लो कि जो मेरे पास मोमोज की प्लेट है वो 100 रुपए आ गई है ना, और अगले साल वो प्लेट होगी 102 रुपए की, और मुझे बोला गया कि आप आज 100 रुपए दो, मैं आपको एक साल बाद 112 रुपए और 50 पैसे वापस करूंगा। तो मैंने सोचा अच्छी बात है भैया, 100 रुपए आज लगा रहा हूं, एक साल बाद 112 रुपए 50 पैसे मिलेंगे, यानी कि 12.5 रुपए का फायदा होगा मुझे, यानी कि मैं 12.5 रुपए में कुछ 1-2 पीस मोमोज और खा सकूंगा, है ना। तो मैंने बोला ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो जबरदस्त बात है, तो मैंने लगा दिए। बट मोमोज वाले ने वो जो 100 रुपए की प्लेट थी वो 102 रुपए की कर दी, तो मेरे हाथ में तो 10 रुपए आए, मेरे 2.5 रुपए के मोमोज का नुकसान हो गया। तो एक्चुअल में मुझे इफेक्टिवली कितना बचा, अच्छा 10 रुपए 50 पैसे ही तो बचे मेरे पास। तो बात तो सही है, तो असर्शन तो सही है। इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली एट द एंड ऑफ एन ईयर देन द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम एज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात तो सही है, बट ये इसका करेक्ट आंसर तो नहीं हुआ। बात सही है कि भैया अगर सिर्फ एंड कंपाउंडेड एनुअली है तो इफेक्टिव रेट बोलो या नॉमिनल बोलो वो एक ही बात है, बट ये इसका रीजन नहीं हुआ, ये इसका रीजन तो नहीं हुआ, तो यानी बी हमारे पास करेक्ट आना चाहिए था। फिर बेटा फटाफट से सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अराउंड शायद 18-19 क्वेश्चन हो चुके हैं जो एमसीक्यू के, बाकी 2 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर और केस स्टडी वाला 4 मार्कर, सबके एक एक 2-2 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, केस स्टडी के भी और अपना 5 मार्कर के भी। 2 मार्कर 3 मार्कर वाले ज्यादा रहेंगे जैसे हमारे पेपर में पैटर्न रहता है। करेंगे सोनिया बोरोड ₹1 लाख from a cooperative society at the rate of 10% per annum for 2 years, then find EMI using flat rate method। फ्लैट रेट के हिसाब से हमें EMI निकाल, तो यानी कि यहां पर प्रिंसिपल बोरोड एग्जाम में बेटा आप पूरा लिख कर आओगे। प्रिंसिपल बोरोड यानी कि P कितना है, 1 लाख रुपए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास वो पड़ा है 10% पर एनम। और बेटा याद रखो EMI की बात हो रही है तो चाहे क्वेश्चन में लिखा हो ना लिखा हो कंपाउंडिंग मंथली ही होगी, क्योंकि EMI है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो वो इस तरह से आपको कंफ्यूज करेगा, बट आपको नहीं होना है। तो I कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 1200 यानी कि 1/120। एक 0 से 0 चला गया, कोई जरूरत नहीं इसको सॉल्व करने की, एंड में देखेंगे। और हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी आ जाएगी, फॉर 2 ईयर्स है, टाइम अपने पास 2 साल है, और EMI जो है वो हर मंथ जानी होती है, तो यानी कि 12 × 2 टोटल 24 EMI जाएंगी। अब मैंने फ्लैट रेट से EMI का फॉर्मूला लिख दिया, P + PNI/N। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए,
चाहो तो आप P कॉमन ले लो, तो ये हो गया 1 प्लस एन आई अपॉन में एन। प्रिंसिपल है 1,00,000 रुपए का, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 24, आई है 1/120 डिवाइड बाय 24, तो 1,00,000, 24 1 जा 24 5 जा, तो यह आ जाएगा 6,000, 1,00,000 अपॉन में 24 तो हो गया, और ये 1 प्लस 1/5 हो गया 6/5, 6 1 जा 6 4 जा, ठीक है ना, 5 2 जा 10, तो जगह 20,000, ये हो जाएगा 5,000। तो दैट मीन्स जो उसकी मंथली ईएमआई आएगी इट वुड बी ऑफ ₹5,000। इस तरह से इजी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाएं तो हम भी थोड़े से धन्य हो जाएंगे अप्लाइड मैथ्स में। यार बच्चा 100 नंबर का टारगेट पूरा कर पाएगा कि हमारे को रुलाने वाला और कोई नहीं है, हमारी कैलकुलेशन ही है। अभी तो यार आगे देखते हैं क्या होगा। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2a प्लस 3b माइनस सी की। कब? अगर जो मैट्रिक्स A है हमारे पास वो दे रखा है 0 -1 28, A -8 0 3b माइनस सी प्लस 2 2 0, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस सी इक्वल टू a, इफ a इज इक्वल टू, मैं क्वेश्चन में पूरा कर देता हूं। ये हो गया हमारे पास इज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, कि डायगोनल एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, 0 है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे पास a अगर ये है तो दैट मींस a डैश कितना हो जाएगा 0, या फिर मैं इसको डायरेक्टली करता हूं कि एज a इज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे को कि एज a इज स्क्यू सिमेट्रिक, a हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ए आई जे है या फिर जो ए जे आई है वो माइनस ऑफ ए आई जे आएगा। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो A12 है वो माइनस ऑफ A21 आएगा। इसका मतलब A12 क्या हो गया, -1, यह आएगा माइनस ऑफ A21 यानी कि A-8, तो माइनस से माइनस गया, सो 1 इज इक्वल टू में A-8, तो A कितना आ गया है हमारे पास 1 + 8 यानी कि 9। फिर A13 आएगा माइनस ऑफ A31, A13 का मतलब ये वाला एलिमेंट यानी कि 28 माइनस ऑफ A31 यानी कि -C + 2, तो यानी कि ये आ गया 28 इज इक्वल टू में C - 2, तो C आ गया है मेरे पास 30। फिर A23 इक्वल आएगा माइनस ऑफ A32 के। A23 कितना है हमारे पास, सेकंड और थर्ड कॉलम 3b, और A3 कितना है 2, सो दैट मींस B आ जाएगा -2/3 के। अब A B C मुझे मिल गए हैं, ये वैल्यूज आपको यहां पर पुट करनी है, और आपने आज का होमवर्क क्वेश्चन 1 मुझे कमेंट में बताना है कि क्या है ना, कमेंट में आंसर बताना है कि क्या है। करेक्ट, 2 टेलर्स A एंड B अर्न ₹300 and 400 पर डे रिस्पेक्टिवली। भाई 2 टेलर है A और B, A कमाता है 300 रुपए, B कमाता है 400 रुपए एक दिन के। कह रहा है A कैन स्टिच 6 शर्ट्स एंड 4 पेयर्स ऑफ ट्राउजर while B can stitch 10 shirts and 4 pairs of trousers per day। A 6 शर्ट बना देता है, 4 ट्राउजर बना देता है, B 10 शर्ट और 4 पैंट बना पाता है। To find how many days should each of them work if it is desired to produce at least 80 shirts and 32 pairs of trousers at a minimum labor cost, formulate this as an LPP। ऑब्वियसली बात है 2 नंबर का क्वेश्चन है तो फॉर्मुलेशन का ही आएगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी डेज, फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी डेज शुड ईच ऑफ देम वर्क। तो जो फाइंड आउट करना है हमारे को, है ना, वो देखेंगे, और हमारे को साथ में मिनिमाइज क्या करना है, लेबर कॉस्ट। ठीक है जी। सो लेट टेलर ए वर्क फॉर X डेज। भाई हमने माना कि टेलर ए ने X डेज काम करा और टेलर बी ने वर्क फॉर Y डेज। एग्जाम में बेटा ऐसे से मत करना,
आप पूरा लिख के लाना, है ना, पूरा लिख के जाना कि टेलर बी वर्क फॉर वाई डेज। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले साइड में हम टेबल बना लेके देखते हैं कि टेबल बनेगी नहीं बनेगी। तो टेबल में यहां पर ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा हमारे को डायरेक्ट, या चलो इसको हम बना भी सकते हैं कि यहां पर टेलर ए जो है वो x डेज ले रहा है, टेलर बी जो है वो y डेज ले रहा है, और इसके अलावा दो चीजें हैं, शर्ट और ट्राउजर। शर्ट भी कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स में है, और ट्राउजर भी नंबर ऑफ यूनिट्स में। टेलर ए एक दिन में कितनी 6 शर्ट सीखता है, तो x दिन में 6x शर्ट वो स्टिच करेगा। टेलर ए एक दिन में 4 ट्राउजर्स स्टिच करता है, तो x डेज में 4x ट्राउजर स्टिच कर देगा। फिर टेलर बी एक दिन में 10 शर्ट को स्टिच कर रहा है, तो y डेज में वो 10y कर देगा। और टेलर बी एक दिन में 4 ट्राउजर स्टिच कर रहा है, तो y दिन में वो 4y कर देगा। इतनी बात समझ में आ रही है। टोटल शर्ट जो उसको स्टिच करनी है एक दिन में वो एटलीस्ट 80 करनी है, और ट्राउजर उसको एटलीस्ट 32 करनी है। टेबल बन गया, बात खत्म। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे को कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास, कॉस्ट फंक्शन। और कॉस्ट कितनी है हमारे पास, है ना, मिनिमम लेबर कॉस्ट। तो यानी कि भैया जो लेबर कॉस्ट मिनिमम करनी है, तो यानी कि जो इनकी इनकम है, यानी जो इनकी जो सैलरी है उसको मिनिमाइज करना है। तो ए को रुपीज 300 मिलते हैं दिन के, तो x डेज काम करने पर उसको 300 x रुपीज मिले। बी को 400 रुपए मिलते हैं एक दिन के, तो y डेज काम करने पर उसको 400 y मिले। ये उसकी लेबर कॉस्ट आ गई। अब मिनिमम लेबर कॉस्ट करना है, तो यानी इसको मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। और जो मुझे मिनिमाइज करना है कुछ कंडीशन के अंदर करना है, तो अंडर द कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे कि जो टोटल शर्ट्स हैं यानी 6x + 4y वो एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 80। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। एटमोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल टू। और जो ट्राउजर्स हैं टोटल यानी 4x + 4y वो ग्रेटर देन इक्वल टू 32 होना चाहिए। अब यहां पर जैसे कॉमन लेके चलना, आप कॉमन लेके चलो कि 3x 2 से डिवाइड कर दिया, 2x और 3x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। यहां पर 4 से डिवाइड कर दिया, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू में 8। और एक तो आना ही आना है वर्ड प्रॉब्लम्स में, जिसको साथ में आप लिख के भी आएंगे कि ये हमारे पास नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट है। ये हमारे पास नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट है। इन 500 मीटर रेस ए डिफीट्स बी बाय 60 मीटर और 12 सेकेंड। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को हमेशा डायग्राम से बोलता हूं आपको करने के लिए। ए और बी ने दोनों ने साथ में रेस शुरू करी है, बट ए ने रेस पहले खत्म कर ली, तो दैट मींस ये जो रेस है हमारी पूरी कितने मीटर की है, 500 मीटर की है। तो यानी ए ने अपने 500 मीटर यहां पर पूरे कवर कर लिए, ठीक है। बट जिस मोमेंट पर ए ने अपने 500 मीटर कवर करे, बी उससे पीछे, बी उससे कितना पीछे है, 60 मीटर पीछे है। तो यानी ए ने बी को 60 मीटर से हरा दिया, ठीक है, हाँ, और 12 सेकंड से भी हराया। तो इसका मतलब क्या है कि जो 60 मीटर है ये बी ने कवर किए हैं आखिरी के 12 सेकंड में, क्योंकि जब ए अपनी रेस खत्म कर चुका है उसके 12 सेकंड बाद रेस खत्म करी है बी ने। तो यानी कि जब ए अपनी रेस खत्म कर चुका था तो बी उससे 60 मीटर पीछे था। तो यानी कि वो जो आखिरी के 12 सेकंड उसको लगे हैं एक्स्ट्रा बी को, वो इन 60 मीटर को कवर करने में ही लगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे कैसे, इसी की सिचुएशन को समझ के कि ए डिफीट्स बी बाय 60 मीटर और 12 seconds. So that means B has covered those 60 meter in 12 seconds. तो दैट मीन्स कि मैं यहां पर B की स्पीड बता सकता हूं। दैट मीन्स स्पीड ऑफ B कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कवर करा उसने 60 मीटर का,
12 सेकंड्स में, तो यानी बी की स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। तो यानी बी 1 मीटर कवर करने के लिए 5 सेकंड देता है, या फिर 1 सेकंड में बी जो है बी, उल्टा बोल दिया था, 1 सेकंड में जो है बी वो 5 किलोमीटर कवर कर रहा है ना, 1 सेकंड में बी 5 मीटर कवर कर रहा है। तो आपको ए का टोटल टाइम बताना है कितना लगेगा। तो देखो ध्यान से, सो दैट मींस टाइम टेकन, पहले मैं बी का टाइम निकाल लूंगा, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 500 मीटर, कि पूरी रेस खत्म करने में बी को कितना टाइम लगेगा। सर डिस्टेंस है 500 और स्पीड है उसकी 5, तो यानी कि 100 सेकेंड्स लग जाएंगे उसको पूरा रेस खत्म करने में। एंड ए हैज फिनिश्ड 500 मीटर 12 सेकेंड्स बिफोर बी, है ना, तभी तो हम बोल रहे हैं कि उसने बी को 12 सेकेंड से हरा दिया है। सो दैट मीन्स टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रेस, तो यानी ए को कितना टाइम लगेगा पूरी रेस को कंप्लीट करने के लिए। तो आप बोल सकते हो कि सर 100 में से 12 कम कर देंगे, तो यानी कि 88 सेकेंड्स में वो अपनी पूरी रेस खत्म कर लेगा। ठीक है, कह रहे कि द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो लेट कैपिटल, मैंने हमेशा बताया कि बेटा सिंबल्स जो हम लिख रहे हैं इस तरह से, इस टाइप के क्वेश्चन में रेट ऑफ मेजर वाले में आपको डिफाइन करने हैं पहले। तो लेट कैपिटल वी बी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, सो दैट मीन्स हमारे को dv बाई dt क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना, वरना हम यूनिट से भी पहचान जाते कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड तो यानी वॉल्यूम का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन इट्स रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो कैपिटल ए बी एरिया ऑफ सरफेस स्फेरिकल बैलून, स्फीयर है तो बेटा उसमें सिर्फ सरफेस एरिया ही होता है, ना टोटल ना कर्व, सिर्फ सरफेस एरिया ही होता है। और स्मॉल आर बी रेडियस ऑफ, तो हमने सिंबल डिफाइन कर दिए। हमसे क्या पूछा है, डीए बाय dt पूछा है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में नहीं बोला, तो यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। बट कब पूछा है, एट द इंस्टेंट जब रेडियस हमारे पास 2 सेंटीमीटर का हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, जिसका आपको पता है कि इन क्वेश्चन करने का तरीका, जिसका भी रेट ऑफ चेंज पूछा है उसके फॉर्मूले से स्टार्ट करो। यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है और स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, एरिया हो गया डीए बाई डी टी, 4 पाई कॉन्स्टेंट एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, बट क्योंकि टी की रिस्पेक्ट में है तो आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी भी करना पड़ेगा। अब ये डी आर बाई डी टी कहां से लेकर आए, है ना, तो यहां पर जो गिवन है उसका इस्तेमाल करा कि हमारे पास डीवी बाई डी टी का मतलब डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम। आपको बेटा बोला हुआ है मैंने क्लासेस में भी कि सरफेस एरिया के फॉर्मूले जरूर याद करके रखो, 10th वाले यहां बहुत काम आने हैं। तो इसमें डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 4/3 पाई एज इट इज, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर और आर का डेरिवेटिव dr बाय dt। तो इस 3 से ये 3 चला गया, तो यहां से मेरे पास dr बाय dt आ गया कितना, 3/4 पाई आर स्क्वायर, और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो dr बाई dt मुझे यहां चाहिए, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो dA बाई डी टी इज इक्वल टू में हो गया 8 पाई आर और dr बाई डी टी हो गया कितना, 3/4 पाई आर स्क्वायर। देखो इसको कैंसिल आउट करो, पाई से पाई गया, एक आर से आर गया, 4 1 जा 4 2 जा। तो पहले dA बाई डी टी कितना बच गया, ये देखो ऊपर 3 2 जा 6 बच गया और नीचे एक आर बच गया। अब हमें जो dA बाई डी टी बताना है एट r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर बताना है, तो ये 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया है तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर की रहेगी। क्लियर, द डिमांड फंक्शन P फॉर मैक्सिमाइजिंग अ प्रॉफिट मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय दिस व्हाइल द मार्जिनल कॉस्ट इज दिस। तो डिमांड फंक्शन दे रखा है
मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है इस बार आपको 4 + 3x, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दे रखी, मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, यूजिंग इंटीग्रल फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है? कंज्यूमर सरप्लस हमारे पास रहता है इंटीग्रेशन 0 से x0, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस में प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम यूनिट्स। बट डिमांड फंक्शन तो चलो है मेरे पास, बट मेरे पास क्या नहीं है? x0 और p0 नहीं है ना। मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है मुझे अब यहां पर क्या चाहिए? कंज्यूमर सरप्लस चाहिए। तो मार्जिनल कॉस्ट से मैं कैसे पहुंचूंगा यहां पर? यह तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ क्या करोगे यहां पर? यहां पर आप दिमाग लगाओगे कि हमारे पास कॉस्ट फंक्शन कैसे मिलता है। कॉस्ट फंक्शन इज इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 + 3x dx, 4 + 3x dx। बट यार यहां पर मुझे गड़बड़ लग रही है कि ये मार्जिनल कॉस्ट नहीं होना चाहिए, ये मार्जिनल रेवेन्यू होना चाहिए भाई। यार ये केवी के सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन है, इनमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। क्योंकि अगर मेरे को यहां पर कंज्यूमर सरप्लस निकालना है तो उसके लिए x0 p0 चाहिए, और उसके लिए मुझे रेवेन्यू फंक्शन को चाहिए होगा कि मैं एक प्रॉफिट मैग्निपुलेस के लिए कंडीशन यूज करूंगा, है ना। ये कंडीशन ध्यान से समझनी भी है, वरना क्वेश्चन बहुत लंबी हो जाएगा। डिमांड फंक्शन दे रखा है तो इससे पहले मैं रेवेन्यू फंक्शन निकाल लेता हूं। रेवेन्यू फंक्शन हो गया px, तो यानी कि जो रेवेन्यू फंक्शन हो गया वो हो गया 274x माइनस में x3। अब हमारे को मार्जिनल रेवेन्यू जो है, या फिर इसको हम ऐसे बोल देते हैं कि फॉर अ प्रॉफिट मोनोपोलिस्ट कि जो हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन है वो किसके बराबर होगा? मार्जिनल रेवेन्यू के लिए। ओ क्या लिख रहा हूं ये? पूरा प्रॉपर मोनोपोलिस्ट जो मार्जिनल रेवेन्यू है हमारे पास वो क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू मुझे कितना दे रखा है? 4 + 3x, और रेवेन्यू का डेरिवेटिव यहां से आ जाएगा 274 माइनस में 3x²। सबको एक तरफ कर दिया तो 3x² + 3x, ये उधर आके माइनस में 270 हो जाएगा, सब में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो x² + x माइनस में 90 = 0। फैक्टर्स भी बन गए इसके, x + 10 और x - 9 = 0। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी -10, एक x की वैल्यू आ जाएगी 9। क्वांटिटी कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो ना बस इसमें यार ये मार्जिनल रेवेन्यू की ही दिक्कत थी, वो मार्जिनल कॉस्ट लिखा हुआ था, तो उससे हम लोग पहले क्या करेंगे भाई, डेफिनेशन का यूज कर लिया, या तो कॉस्ट फंक्शन दे रखा होता हमारे को प्राइस की जगह पर, तो वो ठीक कर लेना थोड़ा सा। तो x आ गया 99, यानी कि x0 आ गया है मेरे पास 9। तो अगर x0 9 आ गया है तो देयरफॉर p0 निकाल सकते हैं 274 माइनस में 9 का स्क्वायर, यानी कि 274 माइनस 81। तो p0 कितना आ जाएगा? 4 में से 1 गया 3, 17 में से 8 गया 9, तो ये आ गया 193। तो अब आपको कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन 2। ठीक है, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वैल्यूज आपको x0 की ही पुट करनी होगी, वो पुट कर देना, दैट्स इट। यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व दिस इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 10। अब यहां पर मेंशन कर दिया है बेटा उसने क्रैमर रूल, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे d, डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? 2 3 1 6, तो 12 - 3 यानी कि 9, ये 0 नहीं है, अच्छी बात है। फिर निकालेंगे dx। dx कैसे निकलता है कि जो फर्स्ट कॉलम है यानी x के जो कोफिशिएंट का कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट टर्म से, और y वाला जो कॉमन है कॉलम है यानी जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज रहेगा। तो यार ये हो जाएगा 60 माइनस में 12, यानी ये हो गया 48। फिर आ जाइए dy पर,
तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा y वाला कॉलम है, ओरिजिनल डी में से जो y वाला कॉलम है यानी सेकंड कॉलम है, उसको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से, और यहां पर हमारे को x कितना मिल जाएगा, x होता है dx बाई डी, यानी कि 48/9, और ये मेरा आंसर आ गया। और y हो जाएगा dy बाई डी, यानी कि -2/9। क्वेश्चन खत्म। तो यहां पर वैल्यूज पुट कर दो, 48 दूनी 56, माइनस में कितना आ जाएगा, 56 हो गया, माइनस में 6 50 हो गया, और ये है हमारे पास कितना, चेक करने के लिए कि 48 दूनी कितने हो गया, 96/9, माइनस 6/9, और माइनस में 10, एलसीएम लिया 9 आ गया, 96 माइनस 6 माइनस 90, 0 आएगा, 0 है। सिमिलरली यहां पर भी पुट करके चेक कर लो, 48/9 प्लस में -12/9 और माइनस में 4, तो 48 माइनस 12 और 9 चौक 36, तो ये भी 0 आ रहा है, तो वेरीफाई हो गया। अब शॉर्ट हो जाओगे एग्जाम के अंदर। करेंगे लेट x denotes the number of hours a person watches TV during a randomly selected day. The probability that x takes the value small x where k is some unknown constant, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे को फंक्शन की फॉर्म में दे रखी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसमें अपन पहले क्या करते हैं, इस तरह से क्या बना लेते हैं, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी। तो x p ऑफ x, तो अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी, 0.2 है। फिर x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, k इंटू 1, तो यानी k हो जाएगी। x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, k इंटू 2, तो यानी 2k होगी। x की वैल्यू 3 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहां पर मैं पुट कर दूंगा 5 माइनस 3 x की जगह पर, तो ये भी आ गई मेरे पास 2k। और फिर 0 है अदरवाइज, तो यानी सिर्फ 0 1 2 3 तक ही जाना था। सबसे पहली चीज हमें पता है कि जो समेशन ऑफ p ऑफ x है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। सो इट मींस कि हमारे पास 0.2 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k इक्वल हो गया 1 के। ये इधर भेज देंगे तो यह जगह 5k इज इक्वल टू में 1 माइनस 0.2, 5k आ गया है 0.8, तो k आ गया है 0.8/5, यानी कि 8/50, यानी कि k आ गया है 2 से कट करके 4/25। k कितना आ रहा है, 4/25। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो इसमें कि भैया ये हमारे पास 5k था, 5 इंटू में 4/25 कितना आ जाएगा, 4/5, और ये है हमारे पास 0.2 यानी कि 1/5, तो 4/5 प्लस 1/5 1 होता है, 1 आ रहा है। आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो पहला पार्ट हो गया, k की वैल्यू फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में p ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 2 बराबर है 2k के, यानी कि 2 इंटू 4/25 के, तो ये आ गया 8/25। फिर p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, ये फर्स्ट पार्ट हो गया मेरे पास, और ये सेकंड पार्ट चल रहा है। p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा जो भी x की वैल्यूज है वो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब ये प्लस ये, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2k प्लस 2k यानी कि 4k, यानी कि 4 इंटू 4/25 यानी कि 16/25। इस तरह से वो जो मर्जी आपसे पूछ ले। कई बार वो पूछ लेगा जी पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, तो हम लोग दोबारा से टेबल बना देंगे, बट इस बार k की टर्म्स में नहीं बनाएंगे, हम वैल्यूज की टर्म्स में बनाएंगे। कैसे, जैसे देखो ये x है, ये p ऑफ x है। 0 पे तो चलो दे ही रखा है उसने कि 0.2 आएगा, 1 पर आया है k यानी कि 4/25, 2 पर आया है 2k यानी कि 8/25, 3 पर आया है 8/25, है ना। इस तरह से भी बना सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि 10 years ago मिस्टर साहिब सेट अप अ सिंकिंग फंड, तो सिंकिंग फंड का क्वेश्चन आ गया, टू सेव फॉर हिज डॉटर्स हायर स्टडी एट द एंड ऑफ 10 years। तो टाइम है बेटा, जो सिंकिंग फंड बनाया गया है वो 10 साल के लिए बनाया गया है,
और 10 साल के एंड में ही हैज रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ दिस, तो उसको जो फ्यूचर वैल्यू मिली है, अमाउंट मिला है, फ्यूचर वैल्यू वो मिली है 10,21,760 रुपए की। What amount did he put in the sinking fund at the end of every 6 month? End of every 6 month। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया कि जो कंपाउंडिंग है वो हाफ ईयरली है और एट दी एंड है, तो मतलब ये ऑर्डिनरी एन्युटी की तरह चलेगा। ठीक है, तो यानी कि आपको आर बताना है कितना है विच पेड हिम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम है, और कंपाउंडेड सेमी एनुअली है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ 6 मंथ बोला ही हुआ है, तो हम वहीं से समझ जाते कि जो कंपाउंडिंग है वो सेमी एनुअली है। अब अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट आ जाएगा 5/2 इंटू में 100 है ना, ये हो जाएगा 2 इंटू में 2.5, तो ये 0.025, वरना हम इससे भी पता लगा देते। टाइम 10 साल का है और कंपाउंडिंग हमारे पास कितनी है, हाफ ईयरली है, तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 इंटरवल्स बन गए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन जो है इसमें वही तंग कर सकती है और कुछ नहीं। तो अमाउंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि एट दी एंड है, तो 1 प्लस आई रेज टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन में आई। अगर एट दी बिगिनिंग होता तो यहां पर बस 1 प्लस आई का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता। यह 10, 21, 760 आर हमें फाइंड आउट करना है। ये 1 प्लस 0.025 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 0.025, इसको पहले उधर भेजा, 10, 21, 760 इंटू 0.025, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.6386 माइनस 1। फिर ये 10, 21, 760 इंटू में इसका बेटा डेसिमल नीचे उतारा तो 1000 आ गया, और अपॉन में यहां से जो मेरे पास 0.6386 आएगा। अब कैलकुलेशन भाई, तो आपको जैसे मैंने क्लास में भी सिखाया, इसको आप 0.6 करके भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आपका अप्रॉक्स आंसर आएगा, बट अभी के लिए मैं यहां पर आपके लिए कैलकुलेटर यूज करके बता रहा हूं। 10, 21, 760 इंटू 25 डिवाइड बाय 0.6386, 10, 21, 760 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.6386, तो कुछ 40,000 आ रहा है ये। तो ये तो आर अपने पास रुपीस सिंबल जरूर लगा देना भाई, एग्जाम में छोटी छोटी चीजों के चक्कर में एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ जाता है एग्जामिनर के ऊपर, तो उसका ध्यान रख लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे कि द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन आइटम्स कंसिस्ट ऑफ ₹1600 एज ओवरहेड। तो मतलब कि एक तरह से जो मेरे पास फिक्स कॉस्ट है भाई, जो आनी ही आनी है, वो 1600 रुपए है, एंड ₹30 पर आइटम एज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो यानी जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो 30 पर आइटम है, तो यानी कि 30x तो ये हो जाएगी, एंड द लेबर कॉस्ट x स्क्वायर बाय 100 फॉर x आइटम्स प्रोड्यूस्ड। मैं टोटल x आइटम्स की जो मेरी लेबर कॉस्ट है वो कितनी है, x स्क्वायर बाय 100। तो यानी ये मेरी पूरी वेरिएबल कॉस्ट बनेगी, जिसमें पर आइटम की जो कॉस्ट है भाई, एक आइटम की 30 रुपए है और हम x आइटम बना रहे हैं, तो 30x होगी कॉस्ट, है ना, क्योंकि ये नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंडेंट है, इसलिए हम उसको वेरिएबल कॉस्ट के अंदर रखेंगे। एंड लेबर कॉस्ट जो है वो फॉर x आइटम, पर टोटल जितनी आइटम्स x आइटम्स बनाई है उनके लिए लेबर कॉस्ट पूरी है, तो इसको x से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। यहां पर आइटम की कॉस्ट थी, इसलिए मैंने इसको x से मल्टीप्लाई करा। यहां पर टोटल जितनी x आइटम्स बनाई है उसकी कॉस्ट दे रखी है, तो ये हमारे पास वेरिएबल कंपोनेंट पूरा तैयार हो गया, जो पर आइटम कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस में लेबर कॉस्ट से बना है। हाउ मेनी आइटम मस्ट बी प्रोड्यूस टू हैव अ मिनिमम एवरेज कॉस्ट। तो यानी मुझे एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले हमारे को हमने कॉस्ट फंक्शन निकाला, और कॉस्ट फंक्शन कैसे निकलेगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट। आप एग्जाम में पूरा लिखोगे, फिक्स कॉस्ट फिर एफसी लिख देना, वेरिएबल कॉस्ट फिर ब्रैकेट में वीसी लिख देना, टोटल कॉस्ट सी लिख के इतना, तो ये आ गया 1600 प्लस 30x प्लस x स्क्वायर बाय 100। बट मुझे कॉस्ट को नहीं करना मिनिमाइज, मुझे एवरेज कॉस्ट को करना है। तो पहले मैंने निकाली एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो मेरे पास एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई,
3 प्लस में 2x बाय 100, 3 प्लस में 33 नहीं 30 प्लस में 2x बाय 100, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0, 30x का 30 और इसका 2x बाय 100। सो दैट मीन्स मेरे पास एवरेज कॉस्ट आ गई x बाय 50 प्लस में 30। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ लग रही, अरे यार एवरेज कॉस्ट में हमने मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला लगा दिया। एवरेज कॉस्ट क्या होती है हमारे पास? कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट पर यूनिट। तो c बाय एक्स करना था, मैंने यहां पर डेरिवेटिव कर दिया। तो एवरेज कॉस्ट आ गई मेरे पास 1600 बाय एक्स प्लस 30x बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100 डिवाइडेड बाय एक्स। सबको x से डिवाइड कर दिया। अभी गड़बड़ हो जाती भाई, मुझे वही लग रहा है यार इसका डबल डेरिवेटिव तो 0 ही आ जाएगा। तो एकदम से झटका लगा, अरे भाई ये तो हमने काम ही खराब कर दिया। 30 प्लस में ये आ गया x बाय 100। अब इस एवरेज कॉस्ट को मुझे क्या करना है? टू बी मिनिमाइज करना है। तो यानी अब मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा? मिनिमाइज का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, डबल डेरिवेटिव वाला। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा पहले ac डैश, तो ये -600 बाय एक्स स्क्वायर, 1600 एज इट इज, और 1 बाय एक्स का -1 बाय एक्स स्क्वायर, 30 का 0 और x बाय 100 का 1 बाय 100। फिर मैं क्या करता हूं कि जो डेरिवेटिव आता है उसको 0 पुट करूंगा, तो -600 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 100 इक्वल टू 0। सो 1 बाय 100 आ गया -1600, ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1600 बाय एक्स स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर आ गया 1600 इंटू में 100, तो x आ गया अंडर रूट ऑफ 1600 इंटू में 100, तो 1600 का अंडर रूट 40 और 100 का 10, तो यानी x आ गया है मेरे पास 400। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया मेरे पास। अब क्या करूंगा मैं, यहां पर तो जगह कम बच रही है तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। मैं अब डबल डेरिवेटिव निकाल दूंगा। एवरेज कॉस्ट का हमने डबल डेरिवेटिव निकाल दिया। एवरेज कॉस्ट आई थी -1600 बाय एक्स स्क्वायर, तो -1600 एज इट इज, आपको याद करवाया हुआ है 1 बाय एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट डेरिवेटिव -2 बाय एक्स क्यूब, है ना। 1 बाय एक्स की पावर n का हमने डायरेक्टली याद रखा हुआ है, -n बाय एक्स की पावर नीचे एक बढ़ा दो, x की पावर नीचे एक बढ़ा दो, तो ये -2 बाय एक्स क्यूब हो जाएगा। 1 बाय कहां गया 1 बाय एक्स स्क्वायर का, और 1 बाय 100 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, तो यानी डबल डेरिवेटिव कितना आ गया मेरे पास 3200 बाय एक्स क्यूब। फिर डबल डेरिवेटिव में जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकला है 400, वो पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3200 अपॉन में 400 का क्यूब। हमारे को बस ये देखना है कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, तो एज डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, या ऐसे बोल दो एट डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट में चाहे आप पॉजिटिव लिख दो, एट x इक्वल टू 400, सो देयरफॉर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमाइज, क्योंकि अगर डबल डेरिवेटिव मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन क्या होता है? मिनिमाइज। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमाइज। डबल डेरिवेटिव 0 आ गया तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ेगा। इज मिनिमाइज्ड एट x इक्वल टू 400। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स टू हैव अ मिनिमम एवरेज कॉस्ट, सो दैट मींस फॉर मिनिमम एवरेज कॉस्ट, आंसर लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम में जरूर छोड़ के आना, वर्डिंग में जरूर छोड़ के आना वर्ड प्रॉब्लम के लिए। फॉर मिनिमम एवरेज कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करनी है वो कितनी है? 400। ठीक है, चल एक और 5 मार्कर का क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। करके मिस्टर नरेश हैज बोट 200 शेयर ऑफ सिटी लुक कंपनी एट 100 ईच इन 2015। तो भैया नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके पास? नंबर ऑफ शेयर्स बॉट वो है 200, और प्राइस ऑफ ईच शेयर कितना हो गया? प्राइस ऑफ ईच शेयर हो गया ₹100। तो यानी कि दैट मींस कि जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास, ओरिजिनल वैल्यू है, वो कितना हो गया?
भाई 200 शेयर खरीदे हैं 100 रुपए के हिसाब से, तो यानी कि कितना हो गया, 20,000 रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट हो गया। आफ्टर सेलिंग देम ही हैज रिसीव्ड ₹30,000 फॉर अकाउंट्स फॉर 22.47% ईयर। तो यानी कि हमारे को जो फाइनल वैल्यू मिली है ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मिली है उसको कितनी, 30,000 रुपए। मतलब 20,000 के शेयर खरीदे थे, 30,000 में बेच दिए, और उस पर उसकी जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिली है वो 22.47% मिली है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि आपको एन बताना है, नंबर ऑफ ईयर्स बताना है। यार इस क्वेश्चन के लिए वैसे लॉग वगैरह देना चाहिए, है ना, पेपर में लॉग टेबल वगैरह मेंशन होगा, या लॉग टेबल दे रखा होगा एंड में, ये लॉग की वैल्यूज दे रखी होगी, हमने क्लास में डिस्कस करा हुआ है दोनों चीजें, है ना, ऐसा सेम क्वेश्चन करा भी हुआ है। तो बस इसमें ये था कि ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए आपको ये मल्टीप्लाई करना है। और बच्चे ना शेयर वगैरह देख के घबरा जाते हैं कि सर शेयर वाला टॉपिक तो है ही नहीं, फिर इसके क्वेश्चन क्यों आए। भाई वो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको ओरिजिनल वैल्यू मिलनी थी। तो CAGR हमारे पास कितनी है, 22.47, है ना। परसेंटेज इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हम लोग यहां पर CAGR का जो फॉर्मूला लिखते हैं, फाइनल वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू की पावर 1/n - 1, हम इसके साथ इंटू 100 करके चलते हैं। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर परसेंटेज नहीं लिखेंगे, है ना, वरना वो डबल बार परसेंटेज का डबल परसेंटेज आ जाएगी आपके पास। तो फ्यूचर वैल्यू बेटा 30,000 रुपए की है, ये 20,000 रुपए की है, रेज टू दी पावर 1/n - 1, ये 100 उधर चला गया तो 0.2247 हो गया। फिर -1 को उधर भेजेंगे, ये 3/2 का मतलब 1.5 हो गया कि पावर 1/n, ये 1 प्लस में 0.2247 हो गया, तो ये 1.5 की पावर, मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। अब इसमें लॉग टेबल, लॉग वैल्यूज भाई देनी चाहिए थी, क्वेश्चन में नहीं दे रखे, तो यानी कि पेपर में, जिस भी स्कूल के पेपर में क्वेश्चन आया होगा, है ना, वहां पर लॉग टेबल प्रोवाइड करी गई होगी। तो ये हो जाएगा 1.2247, 1.2247। फिर क्योंकि पावर में बेटा हमारे पास वेरिएबल है, तो टेकिंग हमने करा लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग बोथ साइड करा, तो ये बन गया लॉग 1.5 की पावर 1/n, और ये बन गया लॉग 1.2247। तो 1/n लॉग 1.5, प्रॉपर्टी लग गई कि पावर आगे आ जाएगी, इट इज इक्वल टू में लॉग 1.2247। इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो लॉग 1.5 अपॉन में लॉग 1.2247, ये इक्वल आ गया है मेरे पास n के। अब क्योंकि यार इसमें वैल्यू नहीं दे रखी, तो मैं आपको वैल्यूज यहां पर दे रहा हूं, और ये क्वेश्चन होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूं। गूगल से वैल्यू ढूंढ लेते हैं, लॉग इसकी है ये 1.5 की, तो लॉग 1.5 हमारे को दे रखा है 0.176, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, लॉग 1.2247, लॉग 1.2247, ये है 0.088। ये वैल्यूज आपको दे रखी है, तो सीधा हमने यहां पर पुट करा 0.176, वरना आपको देखनी आती है, सिखाई हुई है। अगर आप बोलोगे तो रिवीजन सेशन में एक और सिखा दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बार ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर के एंड में 3-4 पेजेस में लॉग टेबल डाल दे वैल्यूज देने की जगह, तो वो थोड़ा सा मामला बढ़िया हो जाएगा। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा बढ़िया हो जाएगा। तो 0.176 अपॉन में 0.88, जो सीधा हमारे पास कितना आ रहा है, 176/88 आ जाएगा, ये जो सीधा हमारे में 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स उसने जो इन्वेस्टमेंट होल्ड करी है वो आ जाएंगे अपने पास 2, ठीक है। मैं उसने जो 20,000 के शेयर खरीदे थे वो उसने 2 साल बाद 30,000 में बेचे। चलो, तो ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, केस स्टडी की फॉर्म में है। कह रहा था फॉलोइंग डेटा शोज द परसेंटेज ऑफ रूरल इंडियंस हु हैव अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन एट होम। ईयर दे रखा है और रूरल आपको कनेक्शंस दे रखे हैं ना। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यूज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फाइंड द बेस्ट ट्रेंड लाइन इक्वेशन ऑफ द रूरल इंडियंस, शो स्टेप्स ऑफ योर वर्किंग। तो इक्वेशन निकालनी है सिर्फ,
तो करते हैं बेटा काम। एक ये वाला काम करना जरूरी है, एक मेथड ऑफ मूविंग एवरेज वाला, और इसका एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। आई होप यहां पर एक पूरा हो जाए। यहां पर है अपने पास ईयर 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005, और यहां पर जो वाई सीरीज दे रखी है रूरल वाले को हम वाई सीरीज मान लेते हैं। ये 3 है ना, ईयर वाला मतलब टी सीरीज, जो वैल्यूज दे रखी है वो वाई सीरीज लेके चलते हैं। 3, 6, 9, 16, 24। सबसे पहले एक्स निकालेंगे, वो टी आई माइनस में ऑरिजिन। ऑरिजिन बेटा क्योंकि ऑड है तो सेंटर आराम से मिल गया। E1 में पता है कि फिर हमारे को दोनों का एवरेज लेना पड़ता है, मिड ईयर हो गया उन दोनों का। तो ये यहां पर -2, -1, 0, 1 और 2। समेशन एक्स अपने पास 0 आ रहा है। जब समेशन एक्स 0 आती शांति मिल जाती कि काम आसान हो गया, वरना तो फिर वो बड़े वाला काम करना पड़ता है, नॉर्मल इक्वेशंस वाला। पहले एक्स वाई करा, -6, -6, 0, 16, 24 दूनी 48। अभी इसका टोटल करेंगे। फिर एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, 4, 1, 0, 1, 4 और इसका टोटल, ठीक है। और साथ में वाई का टोटल 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18 और ये कितने हो गए 40, 18 और 40 हो गए 58। 6, 4, 10, 9, 18, 6, 4, 10 और 9, 19 और 6, 25, 3, 28, 2 और 1, 3, 2, 5। ठीक आ रहा है। इसका करें यार 16 और 48, देखो 16 - 12 कितना रह गया 4, 48 + 4 12। इसको ऐसे क्रॉस चेक कर लो, 48 - 12 36, 36 प्लस में 16 52। ठीक है, 4 और 1 5 और ये 5 10। सिंपल है। अब मुझे ट्रेंड वैल्यूज बनाने के लिए नहीं बोला है, बट मैं साथ में बता दूंगा अगर बोला जाता तो क्या करना था। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कि यार एज जो हमारे पास समेशन एक्स है वो 0 है, सो दैट मीन्स ए आ जाएगा समेशन वाई बाय एन एंड बी आ जाएगा हमारे पास समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर। बट अगर हमारे पास समेशन एक्स 0 नहीं है तो जो दोनों नॉर्मल इक्वेशंस है उसमें वैल्यू पुट करके अपन आंसर निकालते हैं। तो समेशन वाई है मेरे पास 58 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5 5 है। तो 58/5 फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास 11.6 आ गया और समेशन एक्स वाई है 52 और वो है 10। वाह, तो कैलकुलेशन कितनी सिंपल आई है। तो ये आ गया 5.2। सो देयरफॉर जो हमारे पास ट्रेंड लाइन इक्वेशन है वो क्या बनेगी, y = a + bx बनती है। तो y इक्वल, उसको y t से डिनोट कर देते हैं। ट्रेंड लाइन इक्वेशन a है हमारे पास 11.6, b है 5.2, तो 11.6 + 5.2x। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट यहां पर फिनिश होता है कि ट्रेंड लाइन इक्वेशन बना दी और इसकी वर्किंग भी दे दी। अगर बोलता कि जी ट्रेंड वैल्यूज भी निकालो तो यहां पर अपन को एक कॉलम और बनाना पड़ता कि yt = a + bx यानी 11.6 प्लस में 5.2x। तो yt पहली हमारे पास क्या आती, a है 11.6, 5.2 और पहला x है -2। फिर मैं ये कैलकुलेट करता। फिर नेक्स्ट ट्रेंड वैल्यू क्या आती 11.6 + 5.2 × -1। और अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो आपको सिखाया हुआ है कि पहली निकाल के उसमें बस 5.2 ऐड करते रहो, है ना, एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी। बट सेकंड पार्ट में हमसे पूछा कि 2006 के लिए बताना है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि भैया फॉर ईयर 2006 हमारे पास जो x आएगा वो आएगा TI माइनस में 2003, तो x आ जाएगा 2006 माइनस में 2003, तो यानी x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। भाई 2005 के लिए 2 थी x की वैल्यू, तो 2006 के लिए 3 हो जाएगी, निकाल के भी दिखा दी हमने। सो देयरफॉर उसके लिए ट्रेंड वैल्यू yt कितनी हो जाएगी 11.6, मैंने 2 लिख दिया था किधर, 6 है ना, हाँ, 11.6 प्लस में 5.2 × 3, तो 11.6 प्लस में 3 2 6, 3 5 15, 6 और 6 12, 1 और 1 2 और 5 7, तो 27.2 ये मेरा आंसर आ जाता। तो फॉर ईयर 2006 द ट्रेंड वैल्यू इज 27.2। ठीक है भाई, चलो। सो विद दिस आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस फिनिश होते हैं।
तो एक ना ये क्वेश्चंस ने आपको आइडिया लग जाएगा, है तो एक तरह से रिवीजन ही, बट यस ये सारे वो क्वेश्चंस मैंने पिक करे हैं जो ऑलरेडी अलग अलग स्कूल के सैंपल पेपर्स में, मतलब जो प्रीवाई जैसे केवी का सैंपल पेपर हो गया या जो पीवाई अपना प्री बोर्ड्स हो गए बहुत सारे स्कूल के, उसमें से मैंने सेलेक्ट करे। अब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट 30 से जो मुझे लगे कि बच्चों को एक बार डिस्कस जरूर करने चाहिए ताकि उनका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, वो हमने यहां पर कवर कर लिए। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस करा है कि एक वीडियो और बनाऊंगा आप लोगों के लिए जिसमें हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैटेगरी को मैं कैटर करूंगा। तो सिर्फ वो वीडियो मजेदार होगी, उसको बनाने में भी समय लगेगा, तो वो समय आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा मुझे, बट मेरा वादा है आप लोगों से कि वो वीडियो आपके लिए जरूर है। ठीक है बच्चा लोग, तो मिलते हैं यार हम लोग एक और रिवीजन सेशन में किसी दिन, और पढ़ते हैं अपने ड्रीम स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन अप्लाइड मैथ्स के लिए। सभी को ऑल दी बेस्ट। बस बेटा 3 चीजों का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और ईमानदारी, बस दैट्स इट। सो राधे राधे सभी प्यारे बच्चों को, जय हिंद।